हेलो एंड वेलकम टू मैत्री एकेडमी। दोस्तों, हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम आज इंटरनेशनल रिलेशंस का एक टॉपिक लेंगे। दरअसल हम पढ़ जो रहे हैं, हम अक्टूबर की मैगज़ीन पढ़ रहे हैं और आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ना, उसका अपडेट भी आ ही चुका है। तो मैं आपको जो अपडेटेड चीज़ें हैं उससे भी आपको अवगत कराता रहूँगा। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है FATF, दैट इज़ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हम डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो हुआ क्या है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है, सुर्खियाँ क्या हैं, क्यों ये सुर्खियों में है। दरअसल पाकिस्तान को क्या FATF ने कहा है कि वो अपनी ग्रे लिस्ट से हटा देगा। अब इसकी लिस्ट होती है, वो हम आगे इसमें कवर करेंगे चीज़ों को, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसका एक बैकग्राउंड देख लेते हैं। बैकग्राउंड क्या है, अब देखिए, आप यहाँ पर देखिए क्या है। पाकिस्तान को पहले भी ग्रे लिस्ट में रखा गया था और कुछ समय के बाद क्या किया गया था, उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया था। लेकिन फिर क्या हुआ, जून 2018 में क्या किया गया था, थर्ड टाइम फिर से उसको ग्रे लिस्ट में डाल दिया, ठीक है। अच्छा, अब FATF की इस कार्रवाई के दबाव में ही पाकिस्तान ने क्या किया, अब देखो उसको ग्रे लिस्ट में डाला तो पाकिस्तान ने इसके बदले क्या किया ताकि वो इससे निकल पाए। जो 26/11 जो हमारे यहाँ हुआ था मुंबई में अटैक, उसमें जो जितने भी आतंकवादी शामिल थे, कुख्यात आतंकवादी, उसके खिलाफ उसको कार्रवाई करनी पड़ी मजबूरन, वो ना करता। अब क्योंकि FATF ने उसको ग्रे लिस्ट में डाला तो उसको कार्रवाई करनी पड़ी, मजबूरी में ही सही बट करनी पड़ी, ठीक है। और भारत ने क्या किया, वैश्विक हित में इस बात पर बल दिया क्या कि पाकिस्तान को ना अपने नियंत्रण वाले जो क्षेत्र हैं उसमें जो भी आतंकवादी गतिविधियां हो रही है, आतंकवाद के लिए वित्त पोषण का जो भी कार्य हो रहा है उस पर क्या, उसके खिलाफ विश्वसनीय, सत्यापन योग्य, मतलब जो भी कर रहा है वो ट्रस्टेड चीज़ें हों, इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखनी चाहिए। ये भारत का इस पे स्टेटमेंट था, ठीक है। अब पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि FATF की सिफारिशों में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं, क्या क्या उपाय हैं उनके। तो हमारा एक उपाय क्या हो सकता है, यहाँ पर एक उपाय है हमारा ये, फर्स्ट देखिए आप, आपराधिक न्याय और विनियामक प्रणालियों के तहत शामिल किए जाने वाले उपाय, ठीक है। मतलब जो हमारी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके बेस पर जो भी चीज़ें की जा सकती हैं। सेकंड हमारा क्या हो गया, निवारक उपाय, प्रिवेंटिव मेजर्स, क्या क्या लिए जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी में थर्ड उपाय क्या हो जाएगा, पारदर्शिता सुनिश्चित करने वाले उपाय। अब देखो हम बताऊँ क्या पढ़ रहे हैं, हम इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें पढ़ रहे हैं, हम बिग पिक्चर को देख रहे हैं। हम FATF की माइन्यूट बातों में नहीं जा रहे हैं। जो UPSC पूछता है हम सिर्फ उस चीज़ को लेकर चल रहे हैं जो कि मैगज़ीन ने ऑलरेडी यहाँ पर स्ट्रक्चर बना रखा है, उन्हीं चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फोर्थ उपाय क्या हो सकता है कि जो और देश हैं उसके साथ सहयोग बढ़ाने वाली व्यवस्थाएँ, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं जिनके साथ क्या हो सकता है, विभिन्न देश आपस में कोऑर्डिनेशन करें। और क्या हो सकता है कि भाई सक्षम प्राधिकरणों की स्थापना, अथॉरिटीज़ हों, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब यहाँ पर थोड़ा हम देख लेते हैं कि FATF जो है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। तो FATF क्या है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है ना और टेरर फंडिंग, इस पर नज़र रखने वाली एक निकाय है, संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। अब हमारा प्री का एक कंसेप्ट क्या हो गया यहाँ पर कि ये एक इंटर गवर्नमेंटल एक इंस्टीट्यूशन है, अंतर सरकारी निकाय है, ठीक है। मतलब बहुत सारी देशों की सरकारें क्या होती हैं, इसमें इन्वॉल्व रहती हैं। अच्छा, और क्या करता है, जो अवैध गतिविधियां हैं क्या करेगा, उसको अंतर्राष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करेगा, क्या मानक, कि उनको कैसे रोका जाए उन गतिविधियों को। अच्छा, अब थोड़ा देख लेते हैं कि FATF आया कैसे। हम बातें तो कर रहे हैं, FATF आया कैसे। तो हुआ क्या, इसकी स्थापना जो है ना 1989 में पेरिस में क्या हुआ था, एक G7 का सम्मेलन हुआ था, ग्रुप ऑफ 7, ठीक है। अब इसी सम्मेलन में क्या किया गया,
जो धन शोधन से उत्पन्न होने वाले खतरे हैं उनसे निपटना है। तो उनसे निपटने के लिए एक इनिशिएटिव लिया गया। इनिशिएटिव क्या था हमारा कि हम एक FATF की स्थापना करेंगे। G7 के देशों ने ये बात बोली, ठीक है। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखो 2001 में क्या किया गया, जैसे ही 9/11 हुआ तो 9/11 कहाँ पर, हमारे यहाँ USA में। वो जैसे ही हुआ तो क्या किया गया, FATF की जो है ना परिभाषा को और उसका दायरा बढ़ा दिया गया। उसमें क्या ऐड किया गया, टेरर फंडिंग को भी ऐड कर दिया गया कि आतंकवाद के वित्त पोषण का सामना करने हेतु भी अब क्या किया करेगा, मेजर्स को ये बनाएगा, ठीक है। अब इसकी मेंबरशिप सदस्यता, तो FATF में ऑलरेडी बताऊँ कितने देश हैं, 37 देश हैं, ठीक है। और 2 क्षेत्रीय संगठन, कौन से, खाड़ी सहयोग परिषद और यूरोपीय आयोग, ठीक है, ये दोनों भी हैं इसमें। तो ओवरऑल कितने हो गए 37 देश प्लस 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस। और इंडिया जो है इसका 2010 में ही सदस्य बना। अब FATF की सिफारिशें, FATF ने क्या किया होगा आप सोचो। उसने क्या किया है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को निर्धारित किया है। किससे रिलेटेड, टेरर फंडिंग से रिलेटेड। जो आतंकवादी के लिए क्या होता है, हथियार लेना, तो उसके लिए क्या पैसा लगता है, वित्त पोषण किया जाता है। उसी चीज़ को रोकने के लिए क्या इंटरनेशनल मेजर्स या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स उसने निर्धारित किए हैं। अच्छा, फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो परमाणु हैं, रासायनिक या बायोलॉजिकल वेपन्स, और इनको दागने वाले क्या साधनों, मतलब कि वो हथियार जिन भी इक्विपमेंट से लॉन्च हो सकते हैं, उनसे संबंधित जो भी सामग्रियाँ हैं, जो भी मटेरियल्स हैं, उसका हस्तांतरण मतलब ट्रांसफ़र, उसका एक्सपोर्ट, ठीक है, हेतु उपयोग होने वाले धन या वित्तीय सेवाओं से। क्या फाइनेंस ऑफ प्रोलिफरेशन का मतलब। तो FATF ने क्या किया, हाल ही में इस हेतु सिफारिश भी की थी। अच्छा, ये आपको समझा दिया मैंने कि ये ओवरऑल क्या है, कि ये जो भी हमारे बायोलॉजिकल, केमिकल या फिर एटॉमिक जो भी हमारे वेपन्स हैं, या फिर उनको लॉन्च करने संबंधित जितनी भी सामग्रियाँ हैं, उसके हस्तांतरण या निर्यात हेतु उपयोग करने वाला एक धन या वित्तीय सेवा है ये उस तरीके की, ठीक है। अच्छा, धन शोधन से निपटने के लिए क्या किया है, 40 सिफारिशें की गई हैं। और आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटने के लिए कितनी, 9 सिफारिशें हैं। अच्छा, ये इन्फोग्राफ हमारे पास है ही। अब ये इसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अब मैं इसको इतना नहीं पढ़ाऊँगा, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं उस पर ध्यान दे रहा हूँ। जैसे अब यहाँ पर देखिए आप, 2005 में क्या हुआ है, जो UN है उसकी जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके सारे देशों ने क्या किया था, FATF के सिफारिशों में शामिल क्या व्यापक और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करने के लिए आग्रह किया था। सब देशों से, जो भी UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसके देशों ने क्या कहा, बाकी देशों को, नॉन मेंबर्स को, कि भाई आप भी FATF की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करो अपने देश में। अच्छा, FATF जैसे अन्य क्षेत्रीय निकाय कौन कौन से हैं, आप APG हो गया, एशिया पैसिफिक ग्रुप ऑन मनी लॉन्ड्रिंग, यूरोपियन ग्रुप, ठीक है, कैरेबियन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इस तरह के ग्रुप्स हैं। मतलब मैंने आपको बता दिया, ध्यान रख सकते हैं। अब सिफारिशों के अनुपालन की निगरानी, कैसे निगरानी की जाएगी, द्विआयामी रणनीति, 2D स्ट्रैटेजीज की है। सबसे पहले क्या हुआ, सदस्य देश क्या करेंगे, वार्षिक स्वमूल्यांकन आधारित प्रश्नावली को पूरा करते हैं, मतलब सेल्फ एनालिसिस करते हैं वो, उनको एक क्वेश्चन दिया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, FATF क्या कर रहा है, FATF सदस्य देश की जो राष्ट्रीय नीतियों की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए क्या किया गया, एक ऑन साइट पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट परीक्षण, इसका आयोजन करता है FATF, ठीक है।
मतलब आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि FATF क्या कर रहा है, जो उसके सदस्य देश हैं, अभी मैंने जो बोला 37 देश हैं प्लस 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको क्या करता है, एक ऑन साइट पारस्परिक मूल्यांकन रिपोर्ट परीक्षण इसका आयोजन करता है। ठीक है। अब FATF की ब्लैक और ग्रे लिस्ट, अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो 2 शब्द हैं ना, ये FATF के जो शब्दावली है, जो उनकी ग्लॉसरी है, उसमें नहीं है, औपचारिक शब्द नहीं है ये अनऑफिशियल वर्ड्स हैं जिसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, अब FATF की थोड़ी कमियां देख लेते हैं हम, क्या क्या कमियां हो सकती हैं। अब देखो, सूची जो निर्मित करने की व्यवस्था जो है ना, उसकी भी कमी है, उससे संबंधित कमी है। उससे संबंधित कमी कैसे, मतलब लचीली और क्रमिक उपायों में बाधा बनती है। क्या, जैसे मान लो प्रतिबंध लगाए जाने की दशा में क्या किया, ब्लैक लिस्ट जो ग्रे लिस्ट से अधिक प्रभावशाली है। ठीक है, मतलब ब्लैक लिस्ट ज़्यादा इफेक्टिव है। हालांकि FATF में संरचनात्मक कमी के चलते ग्रे और ब्लैक लिस्ट में देशों को शामिल करने हेतु ठोस व पारदर्शी वर्गीकरण का अभाव है। मतलब एक कॉन्क्रीट चीज़ नहीं है, लूप होल्स हैं उसके अंदर। अब प्रभावशीलता का अभाव कैसे, कि जो FATF है, FATF वास्तविक प्रदर्शन पर कम और देशों के आश्वासनों पर अधिक विश्वास करता है। जैसे मान लो देश ने बोल दिया कि हाँ हम ऐसा ऐसा करेंगे, तो वो फैक्ट पर नहीं जाता है, वो मान लेता है कि अच्छा ये देश ऐसा कह रहा है तो हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लो, 2015 में क्या किया, पाकिस्तान ने कुछ कानूनी उपायों को अपनाने का आश्वासन दिया, ग्रे लिस्ट से बाहर हुआ, बट अल्टीमेटली उसने ऐसा कुछ किया नहीं। ठीक है। अच्छा, अब शक्ति की राजनीति का एक साधन भी है। ये कैसे, कि FATF जो है आम सहमति से निर्णय लेता है। अच्छा, कोई भी औपचारिक नियम मौजूद नहीं है इस तरीके का कि किसी प्रस्ताव को रद्द करना है या किसी देश को ग्रे लिस्ट में शामिल करना है या उसको शामिल करने से रोकने हेतु कितने सदस्यों की सहमति की आवश्यकता है, ऐसा कुछ डॉक्यूमेंटेड है ही नहीं। ठीक है। अन्य में क्या हो सकता है कि FATF के जो अध्यक्षों के चयन की अनौपचारिक पद्धति, मतलब एक सिस्टम नहीं है कि ऐसे सिलेक्ट होगा, वो भी अनऑफिशियल तरीके से सिलेक्ट होता है। आतंकवाद और वित्त पोषण को परिभाषित ही नहीं किया गया। सबसे बड़ी बात कि टेररिज्म को डिफ़ाइन ही नहीं किया गया कि टेररिज्म का मतलब क्या है। अच्छा, देश जो है आपसी कानूनी सहायता, सुरक्षा साझा करने और जो राष्ट्रीय क्षेत्रों और सीमाओं के पार सहयोग बढ़ाने में विफल रहे हैं। मतलब बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, बट वो चीज़ ग्राउंड पे नहीं दिखती है। और क्या है, एक चीज़ ये है कि जो निजी क्षेत्र के स्तर पर, प्राइवेट सेक्टर के स्तर पर क्या कार्यान्वयन संबंधी मुद्दों के कारण FATF मानकों का गलत प्रयोग भी होता है। ठीक है, मतलब प्राइवेट सेक्टर इसका कहीं बार गलत प्रयोग कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। ठीक है, आगे की राह देख लेते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर आपको ये जो इन्फोग्राफ है ना, ये नहीं कराया, चलो अब इसको भी एक आप देख ही लो ताकि एक बार आपको ध्यान रहेगा, कम से कम आप सुन लोगे ना तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा। अब सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर ग्रे लिस्ट जो है, देखो ग्रे लिस्ट क्या है, या ऐसे देश जिन पर निगरानी बढ़ा दी जाती है। ब्लैक लिस्ट या उच्च जोखिम वाले देश जहाँ कार्रवाई की आवश्यकता होती है। ये दोनों डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने। अब देखो, यह उन देशों की सूची है जो मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट फाइनेंसिंग और सामूहिक विनाश के जो हथियार हैं, मतलब फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन को रोकने के लिए अपनी शासन व्यवस्था में रणनीतिक कमियों को दूर करने में विफल रहे हैं। मतलब वो देश जो ये 3 चीज़ें ढंग से नियंत्रित कर ही नहीं पाए हैं, उनके लिए यूज़ होती है। और जो ब्लैक लिस्ट है वो कहाँ होती है, उन देशों में की सूची है जिन्हें FATF जो मनी लॉन्ड्रिंग है, टेररिस्ट फाइनेंसिंग है, वही जो हम कह रहे हैं कि फाइनेंसिंग ऑफ प्रोलिफरेशन, उनको उनसे निपटने के वैश्विक प्रयास में सहयोग नहीं करने वाला मानता है। मतलब FATF अगर कह रहा है कि ये एक्स देश हमें कोऑपरेट कर ही नहीं रहा है तो वो उसके तब सीधा उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देता है। ठीक है। अच्छा, इन सूचियों में शामिल किए जाने वाले देशों द्वारा सामना की जाने वाली परिस्थितियाँ। अब मान लो कोई ग्रे लिस्ट में आया, जैसे मान लो पाकिस्तानी था, ग्रे लिस्ट में आया वो, तो देशों को मान लो उस पाकिस्तान को क्या करना पड़ेगा, फिर
फेस क्या करना पड़ेगा कि उस देश को अपनी शासन व्यवस्था के अधीन रणनीतिक कमियों को दूर करने के क्रम में जो कार्य योजनाओं को विकसित करने के लिए औपचारिक रूप से प्रतिबद्ध होना पड़ता है। ठीक है। और FATF द्वारा क्या है, जो ब्लैक लिस्ट में डाले जाने का जोखिम बना रहता है ग्रे लिस्ट वालों के लिए, तो अगर वो काम सही से ना करें। ठीक है। और जो ब्लैक लिस्ट में ऑलरेडी हैं उनके लिए आप यहाँ पर देखिए ये वाला ये पॉइंट। ठीक है। तो FATF अपने सदस्यों को ऐसे देशों के साथ जो व्यवसायिक संबंध है ना उसको सावधानीपूर्वक बरतने के लिए कहता है कि अगर आप कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हो, कुछ मार्केटिंग, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हो, ध्यान से करो। इसके अतिरिक्त क्या हो जाएगा, जो अधिक गंभीर मामलों में ब्लैकलिस्ट वाले देशों से कठोरता से निपटने हेतु उपाय किए जाते हैं। ठीक है। ये तो होगी इसकी बात। हम यहाँ पर थे आगे की राह में। आगे की राह ये हो सकती है कि ग्रे लिस्ट में और भी उसका सब डिवीज़न हो सकता है। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, FATF को अधिक प्रतिनिधित्व युक्त बनाना, पारदर्शिता लेकर आना, खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली, उस पर विचार किया जा सकता है। अच्छा, और क्या हो सकता है, इसके अतिरिक्त क्या है, नौकरी की सुरक्षा और सचिवालय जो सेक्रेटेरिएट है उसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित की जानी चाहिए कि अगर वो कुछ कार्रवाई कर रहा है तो वो फ्रीली कर रहा है कि कोई पॉलिटिकल प्रेशर है किसी देश का। नए उभरते खतरों को शामिल करना, जैसे अभी हम देख ही रहे हैं क्रिप्टो करेंसी आ रहा है। अब क्या पता क्रिप्टो करेंसी का यूज़ भी तो हो सकता है टेररिस्ट फाइनेंसिंग में या फिर दूसरा हम कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में, तो उनको भी ऐड किया जाना चाहिए, है ना, अपडेट किया जा सकता है उन चीज़ों को। नीतिगत सलाह, तकनीकी सहायता, कैसे, कानूनी, रेगुलेटरी, संस्थागत, वित्तीय जो पर्यवेक्षण ढांचे हैं उसको मजबूत किया जाना चाहिए। तकनीकी सहायता प्रदान की जानी चाहिए। अच्छा, और हम जिस कह भी रहे हैं कि अगर ये नई प्रकार की चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं तो उसका भी अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं पर आधारित होना चाहिए, मतलब इंटरनेशनल नॉर्म्स रहनी चाहिए उसमें। ठीक है। और अन्य संबंधित प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं उनके साथ भी सहयोग किया जा सकता है, उनके साथ भी कोऑर्डिनेशन किया जा सकता है, और FATF क्या अपने उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन, जैसे IMF हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, वर्ल्ड बैंक हो गया, यूनाइटेड नेशंस हो गया, इसी तरीके के और भी ऑर्गेनाइजेशंस। तो दोस्तों आज का ये हमारा टॉपिक था। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। मैंने इस चीज़ को थोड़ा ज़्यादा ही डीपली कर दिया कवर, बट होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा और कम से कम आप एक बार सुन लोगे ना इसको तो आपको ध्यान रह जाएंगी चीज़ें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको ये अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे शेयर करना और आप इसे लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।